मेम्ब्रेन। डायरेक्ट प्लांट सेल्स में सबसे बाहर पाया जाता है सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन जितने तरह के सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो या प्रोकैरियोट्स का सेल हो, सारे सेल्स घिरे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन से। यदि प्लांट सेल की बात की जाए तो पूछा जाए कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, तो कहेंगे सेल वॉल। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री कौन है, तब कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सबसे बाहर में सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। तो ऑल सेल्स आर enclosed by a plasma membrane or cell membrane. This is the living outer boundary of all cells. सारे सेल्स का, चाहे प्लांट के सेल्स हों, एनिमल के सेल्स हों या प्रोकैरियोटिक सेल्स हों, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। लिविंग बाउंड्री प्लांट सेल में भी होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर में है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस की एंट्री को और एग्जिट को रेगुलेट करता है। कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस को अंदर जाने देता है और कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस को बाहर करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द entrance and exit of molecules and ions into and out of cell। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बैरियर का काम करता है। उसके थ्रू कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस सेल में इंटर करते हैं या बाहर आते हैं। और सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स और आयंस की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने की, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिएबिलिटी। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेगुलेटिंग दिस एक्सचेंज between the cell and the medium is called permeability। सेल के बाहर जो मीडियम है और सेल के अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स और आयंस के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं परमेबिलिटी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स और आयंस को बाहर करता है या अंदर जाने देता है। हर तरह के मॉलिक्यूल या आयन को अंदर बाहर नहीं करता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। और एक बैरियर का काम करता है, जिसके कारण सेल के अंदर या बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होता है। कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, या बाहर ज्यादा है, अंदर कम। जैसे मान लो कि सोडियम और पोटासियम है, तो सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर में पोटासियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है सेल के अंदर और बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम करता है, तो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड एक्ट्स एज ए बैरियर by maintaining the difference in concentration of various ions and molecules between the inside and outside of the cell। ये selectively permeable है और एक बैरियर का काम करता है, जिसके कारण सेल के बाहर और अंदर मॉलिक्यूल्स और आयंस का कंसंट्रेशन डिफर करता है। सेल के अंदर ज्यादा है तो बाहर कम होगा, बाहर ज्यादा है तो अंदर कम होगा। Biological membranes are highly organized dynamic structures and are the site of various physiological and biochemical processes or reactions। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन भी होता है,
और दूसरे जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो घिरे रहते हैं मेम्ब्रेन से। उन सबों को एक साथ कहा जाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। और सारे के सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। तो ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनके जो कंपोनेंट्स हैं एक डिफरेंट रेशियो में पाए जाते हैं, उनका एक डिफिनिट अरेंजमेंट होता है और डायनेमिक है। डायनेमिक कहने का मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है। और मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स का रोल अदा करते हैं। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मेम्ब्रेन्स में होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स उसी के साथ जुड़े रहते हैं। या क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड dynamic structures and are the site of various physiological and biological processes or reactions. A molecular organization of plasma membrane. Plasma membrane का molecular organization क्या है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए या उसके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए मेम्ब्रेन्स को बहुत ज्यादा आसानी से अलग किया जाता है, अलग करने की जरूरत है उसको स्टडी करने के लिए। तो अलग किया जाता है आरबीसी से, इरिथ्रोसाइट से, बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब हुआ आरबीसी में हीम होता है, हेमोग्लोबिन होता है, इनको तोड़ा जाता है। तो जब आरबीसी को वाटर में रखा जाता है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिस सॉल्यूशन में रखा जा रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या सोल्यूट का अमाउंट आरबीसी की तुलना में कम हो। यदि प्योर वाटर में रखा जाए या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो हेमोग्लोबिन का लॉस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोलिसिस। जब हेमोग्लोबिन का लॉस हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा मेम्ब्रेन। Plasma membranes are more easily isolated from erythrocytes subjected to hemolysis. The cells are kept in hypotonic solution that produces swelling and then loss of hemoglobin. This is called hemolysis. The resulting membrane is called red cell ghost. जब सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है या वाटर में रखा जाता है तो उसमें वाटर इंटर करता है तो स्वेलिंग उसमें हो जाती है और हेमोग्लोबिन का लॉस होता है जिसको कहते हैं हेमोलिसिस। हेमोग्लोबिन के लॉस के बाद जो बचा रह जाएगा मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं रेड सेल घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। भूत का मतलब हुआ कि जो डेड हो गया है, अब कुछ रहा नहीं उसमें, उसकी सिर्फ आत्मा भटकते रहती है, उसको लोग कहते हैं भूत कहते हैं। तो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं रेड सेल घोस्ट, जो कि आरबीसी रेड सेल है उसका मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको कहते हैं रेड सेल घोस्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, जितने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन और दूसरे जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स। जैसे क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड होता है उसका मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन्स, या लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इन सारे मेम्ब्रेन्स को एक साथ कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो जितने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सबका एक होता है, एक ही तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है
वो सबका एक ही होता है, बेसिक प्रॉपर्टी भी एक ही होती है। सारे मेम्ब्रेन्स मेनली बने होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के, सारे के सारे सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, सबके सब 3 लेयर्ड होते हैं, ट्राइलैमिनर। तो all the biological membranes, that is plasma membrane and the internal membranous systems of eukaryotic cells have a common basic structure. सबों का बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन। क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के। और कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। अब डिफरेंट सेल्स के मेम्ब्रेन्स में ये जो तीन कंपोनेंट्स तो होंगे ही, लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, सारे मेम्ब्रेन्स में होंगे। लेकिन डिफरेंट सेल्स के मेम्ब्रेन्स में इन तीनों का प्रोपोर्शन डिफर करता है। हो सकता है किसी में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो, लिपिड का अमाउंट कम हो, किसी में लिपिड का अमाउंट ज्यादा हो, प्रोटीन का अमाउंट कम हो। तो इस तरह का वेरिएशन मिलता है। अमाउंट में वेरिएशन मिलेगा तीनों का, लेकिन सारे के सारे मेम्ब्रेन्स में 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। So there is considerable variation in the lipid, protein and carbohydrate ratio among different cells, different cell membranes, and also between the 2 layers of the membrane. Different cells के सेल मेम्ब्रेन में इन तीनों का रेशियो डिफर करता है, प्रोपोर्शन डिफर करता है। और कोई मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन का 2 साइड होगा, आउटर साइड एंड इनर साइड। ये जो 2 साइड्स हैं, 2 सरफेसेस हैं, उनमें भी इनका अमाउंट डिफर करता है, एक ही तरह का अमाउंट नहीं होता है। The 2 surfaces of the membrane, that is the inner or protoplasmic surface in contact with cytoplasm, and the outer or external surface ES in contact with the surrounding fluid medium, so non-uniform distribution of the components. जैसे मान लो कि कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो सरफेस है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो अंदर इनर सरफेस को प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस कहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में। और जो बाहरी सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में, तो उस सरफेस को एक्सटर्नल सरफेस या ईएस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो सरफेस है जो प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस या इनर सरफेस, उसी को शॉर्ट में पीएस कहते हैं। पीएस का मतलब प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस। और जो बाहर का जो सरफेस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में है, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल सरफेस। ये जो दोनों सरफेसेस हैं, उनमें ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि दोनों सरफेसेस पे एक ही अमाउंट होता है। जैसे डिफरेंट सेल्स के मेम्ब्रेन्स में भी डिफरेंस पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है प्रोपोर्शन में, अमाउंट में। उसी तरह से एक सेल मेम्ब्रेन के दोनों सरफेसेस पे भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनमें वेरिएशन पाया जाता है, ये सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है? यस सर। बोलो, समझ रहे हो? यस सर। ज्यादातर सेल्स के मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, सबसे कम अमाउंट होता है ओलिगोसैकेराइड का। सब में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है प्रोटीन्स का। लेकिन मायलिन एक एक्सेप्शन है, इसमें लिपिड का अमाउंट ज्यादा होता है। मायलिन किसके मेम्ब्रेन को कहते हैं?
चलो कोई जी माइलिन है। मायलिन किस सेल का मेम्ब्रेन होता है? माइलिन सेल नॉन माइलिन किस सेल का मेम्ब्रेन है? नर्वस सेल नर्वस सेल न्यूरॉन सेल नर्वस सेल सर, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन का, नर्व सेल का मेम्ब्रेन कहलाता है मायलिन। दो तरह का होता है नर्व सेल, मायलिनेटेड होता है और नॉन मायलिनेटेड होता यस है। सर। होता है ना? यस सर। सारे नर्व सेल्स में मायलिन नहीं होता है, मायलिनेटेड भी होता है, नॉन मायलिनेटेड भी होता है। तो मायलिन एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें लिपिड का अमाउंट प्रोटीन्स की तुलना में ज्यादा होता है। बाकी दूसरे जितने मेम्ब्रेन्स हैं सब में प्रोटीन का अमाउंट लिपिड से ज्यादा होता है। तो मायलिन इज द ओनली एक्सेप्शन इन विच लिपिड प्रीडोमिनेट्स। In other cell membranes, there is higher proportion protein lipid ratio. प्रोटीन लिपिड रेशियो ज्यादा होता है, मतलब प्रोटीन का अमाउंट लिपिड की तुलना में ज्यादा होता है। अब आरबीसी का मेम्ब्रेन जिसको आइसोलेट किया गया स्टडी के लिए, यदि हम उसकी बात करें, हर मेम्ब्रेन में ऐसा होगा हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, इतना होगा कि हर मेम्ब्रेन में माइलिन को छोड़कर हर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट लिपिड की तुलना में ज्यादा होगा। लेकिन जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है जिसको रेड सेल घोस्ट कहते हैं, उसमें प्रोटीन का अमाउंट 52% होता है। अच्छा। और लिपिड का अमाउंट 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। 52% होता है प्रोटीन, 40% होता है लिपिड और 8% होता है ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। ये हम फिर कह रहे हैं कि आरबीसी के मेम्ब्रेन का डाटा है। हाँ, इतना तय है कि मायलिन को छोड़कर बाकी दूसरे जितने मेम्ब्रेन्स हैं सब में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा लिपिड की तुलना में, और सबसे कम अमाउंट होगा ओलिगोसैकेराइड का। और ये प्रोपोर्शन डिफर करता है, ये नहीं कि फिक्स्ड है कि प्रोटीन सब में 52% होगा, लिपिड 40% होगा और कार्बोहाइड्रेट 8% होगा। ऐसा सब में नहीं होगा। प्रोटीन का अमाउंट लिपिड की तुलना में ज्यादा होगा, ओलिगोसैकेराइड सबसे कम होगा, लेकिन यही प्रोपोर्शन सब में होगा ऐसा नहीं। ये सिर्फ आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। ठीक है? यस सर। अब मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स पाए जाते हैं। तो किस तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं? लिपिड्स तो बहुत तरह के होते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे, एक ऐसा लिपिड जिसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा रहता है। फैटी एसिड चेन ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा रहता है और उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो मेन लिपिड कंपोनेंट। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है और गैलेक्टोलिपिड्स होते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, लिपिड कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फॉस्फोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और इन तीनों में सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स का। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये मैमेलियन सेल्स में एबंडेंटली पाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्लांट सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स को फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं। एक होता है फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, इसी को लेसिथीन कहते हैं। जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ था। फॉस्फेटिडाइल कॉलिन एक फॉस्फोलिपिड है, लेसिथीन इसको कहते हैं। फॉस्फेटिडाइल
इथेनॉल अमीन, इसको सिफेलिन कहते हैं। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, इसको कहते हैं सिफेलिन। और स्फिंगोमाइलिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें फैटी एसिड अल्कोहल के साथ जुड़ा रहता है और अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंगोसिन होता है। इसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड, बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे। तो ये 3 ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन मतलब लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, स्फिंगोमाइलिन, ये सब न्यूट्रल लिपिड्स हैं। मतलब इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पीएच पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, इसको कार्डियोलिपिन भी कहते हैं, और सल्फोलिपिड्स, ये 3 ऐसे लिपिड्स हैं जो एसिडिक हैं। इसका मतलब निगेटिवली चार्ज्ड। तो इतने तरह के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स में। अब फॉस्फोलिपिड्स में 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी लिपिड में पढ़े हो, अल्कोहल के साथ फैटी एसिड चेन जुड़ा रहता है ईस्टर बॉन्ड से। और जो ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल होता है। और ग्लिसरॉल पढ़े थे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ है, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसी ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड चेन ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो फॉस्फोलिपिड्स में 3 पार्ट्स हैं। एक है A3 कार्बन बैकबोन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है, बीच में होता है ग्लिसरॉल जो 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होते हैं, स्ट्रिफाइड टू OH ग्रुप्स ऑफ C1 एंड C2 ऑफ ग्लिसरॉल। 2 फैटी एसिड चेन्स होते हैं। एक फैटी एसिड चेन फर्स्ट कार्बन एटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है, और दूसरा फैटी एसिड चेन दूसरे कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। और जो तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो 3 पार्ट्स हो गए। एक ग्लिसरॉल हो गया 3 कार्बन एटम्स का, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसके फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड चेन जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, और दूसरा फैटी एसिड चेन जुड़ा रहता है सेकंड कार्बन एटम के साथ, और तीसरा जो कार्बन एटम है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड रहता है जो थर्ड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो 3 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट हो गया ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, और तीसरा हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब है कि सेल मेम्ब्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड एज लिपिड बाय लेयर। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है वो बाई लेयर के रूप में, 2 लेयर्स के रूप में। जो भी मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो 3 लेयर्ड होता है, ट्राई लैमिनर होता है, दोनों तरफ प्रोटीन का लेयर होता है और बीच में लिपिड होता है, मतलब सैंडविच